अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। शो का आगाज़ कर रहे हैं वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी मोहतरम जनाब फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, आप सिर्फ फवाद चौधरी कह दिया करें, साथ साइंस और टेक्नोलॉजी कहना जरूरी नहीं है, चूंकि अब तो साइंस और टेक्नोलॉजी जो है आप किसी मशीन को गौर से देखें, आपको उसमें से फवाद चौधरी की फोटो नजर आएगी। किसी इजाद की तरफ देखें, उसके पीछे आपको फवाद चौधरी का हाथ नजर आए। अब तो जुनैद साहब साइंस के स्टूडेंट क्लास में गा रहे होते हैं, जिस तरफ आंख उठाऊं तेरी तस्वीर है। सर माल रोड पे मैंने भी देखी आपकी तस्वीरें बड़ी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया गौरी साहब। असल में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ने जब भी तरक्की की जी, साइंस और टेक्नोलॉजी की सीढ़ी पे चढ़ के ही तस्वीर करे। मैंने चौसम कल चांद पे आपकी तस्वीर देखी है। बड़ी मेहरबानी आपकी जुनैद साहब, आपने ये कहा कि चांद पे आपकी तस्वीर देखी है, जी। वरना आप ये भी कह सकते थे कि चांद वाली माई के पास आपकी तस्वीर देखी है। काफी आदमी है, किसी पा सकते हैं। अच्छा फवाद साहब, गुफ्तगू का आगाज करते हैं जिसकी वजह से आजकल आप खबरों का मौजू भी हैं, वो है भंग की काश्त। आप फरमा रहे हैं कि $1 अरब का पाकिस्तान को फायदा होगा और कपास को भी रिप्लेस कर देगा भंग जो है। जुनैद साहब, ये मैंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए बात की है, ये मैंने भंगियों को खुश करने के लिए नहीं की। अच्छा देखें, ये हमें रियलिटी देखनी चाहिए, अच्छा, हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। जो भंग का पौधा है ना जी, वो पाकिस्तान में खुद रहा है, जगह जगह पे उगा हुआ है, और आप ये यकीन करें कि दुनिया इससे इतना फायदा हासिल कर रही है कि आप हैरान हो जाए अगर मैं आपको इसकी तफसील बताना शुरू करूं। और हमारे यहाँ भंग की ये वैल्यू है कि हम इतने से मिट्टी के दौरे में उसको ऐसे चक्कर चढ़ाते हैं, ऐसे चक्कर चढ़ाते हैं कि पी के फिर खुद चकराए फिरते हैं। अच्छा फवाद साहब, आपने कौम के इल्म में इजाफा किया है कि जो भंग का पौधा है ये कपास की बेहतरीन रिप्लेसमेंट है और टेक्सटाइल मिल में आइंदा कपास की बजाय भंग के पौधों से कपड़ा बनेगा। लेकिन ये कपड़ा पहन के बंदा फिर टुन टुन तो नहीं फिरेगा? नहीं नहीं, इससे बचने का एक तरीका है ना जी, जब आप भंग का सूट सिलवाएं तो उसके नीचे आप मोटी बनैन पहने। देखिए, अगर भंग का सूट आपकी बॉडी को टच ही नहीं हो रहा तो टुन क्यों होना है? हाँ, ये आपकी सोच है। अगर आप टुन होना चाहते हैं तो फिर तो आप हाथाला रुमाल भी अगर भंगा बनवाएंगे तो उससे भी टुन हो सकते हैं। यानी कि चौधरी साहब, अब हम भंग वाली रजाई लेके सो भी सकते हैं। नहीं, इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। आप सुबह दफ्तर से लेट हो गए तो मेरा जिम्मा नहीं है। जब आप भंग से बनी हुई रजाई मुंह पे लेके सोएंगे तो फिर उठते हुए 6 से 10 तो बज ही सकते हैं। चौधरी साहब, रजाई ते बंदा लेंदा गर्म होने वास्ते, ते भंग हुंदी है ठंडी, किते सुते पे बंदे नूं सरसाम ना हो जाए। इसका भी एक तरीका है ना जी, आप खजूर का सराहना बनवाएं ना। आपको जिस्म से अगर ठंड चढ़ेगी तो सर से सुकून मिलेगा, गर्माइश आएगी, खजूर गर्म होती है। और जराबें आप जैतून के पौधे से बनी हुई पहने। अरे बिल्कुल ठीक है, आप सर और पांव से अगर निगे होंगे तो आप ठीक रहेंगे। अच्छा, जैसे एक और आपने बड़ा अजीब बयान दिया, आपने कहा है कि हम जो भंग काश्त करेंगे वो घोल के भी कोई पी लेगा तो उसको नशा नहीं होगा। ये तो ऐसे ही है ना कि गन्ना होगा लेकिन मीठा नहीं होगा। ये कैसी भंग? देखें जुनैद साहब, वो फार्मी भंग होगी ना, इसलिए उससे नशा नहीं होगा। जैसे आप देसी मुर्गा खाते हैं तो आपकी बॉडी में तराटे पड़ती हैं। हाँ जी, हाँ जी। और अगर आप फार्मी मुर्गा खाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता। इसी तरह जब आप फार्मी भंग बेशक घोट के पी लेंगे, उससे आपको नशा नहीं होगा। अच्छा सर, ये आपने ये भी फरमाया कि हुकूमत खुद भंग काश्त करेगी। अजीब मंजर होगा, कोई वजीर उधर टूट पड़ा होगा। नहीं जुनैद साहब, वज़रा को तो इसका तजुर्बा नहीं है ना, इसके लिए हम अलहदा 2500 भंगी भर्ती कर रहे हैं। जी जी, तो वो 2500 भंगी तो सारी फसल खुद पी जाएंगे। नहीं जुनैद साहब, उसका बंदोबस्त किया है ना, उन 2500 को एक एक प्याला पिला के सुला देंगे। उसके बाद 2500 और भर्ती करना है, वो काम करता रहेगा। लो जी चौधरी साहब, 1 करोड़ नौकरियां जो 5000 नौकरियां तो ये हो गई जी। देखिए, नौकरियां तो निकलती रहेंगी। जब देखिए आप कोई नया डिपार्टमेंट बनाते हैं तो उसका बाद में आपको मजीद बहुत कुछ पता चलता है, बहुत से और रास्ते निकलेंगे जुनैद साहब।
विद एक्सक्यूज ऑन द सीरियस नोट आप देखिएगा कि इस वजह से बड़ी तरक्की होगी मुल्क में और बहुत सी नई इजादात इंशाल्लाह हमारा महकमा करेगा। जैसे देखे 2 महकमों में तो पहले ही हमारे यहाँ भंग का खासा इस्तेमाल हो रहा है। पीआईए के जहाज भंग के आदी है और पाकिस्तान रेलवे की ट्रेनें। जुनैद साहब, आपका ये ख्याल है कि सिर्फ इन 2 महकमों में भंग का इस्तेमाल हो रहा है? कोई भी महकमा ऐसा नहीं जहां भंग इस्तेमाल नहीं हो रही। आप पुलिस ले लें, आप सीडीए ले लें, एलडीए ले लें, एजुकेशन ले लें, वासा ले लें, वापडा ले लें, जहां भी जाएंगे आपको भंग कहीं ना कहीं जरूर नजर आएगा। आम कारोबारी लोग जो हैं वो थोड़ा भंग का इस्तेमाल करते हैं। आपसे कोई उधार लेने आता है, बगैर पैसे लिए उठता ही नहीं। जब आप उससे पैसे लेने जाते हैं तो आगे से हंस के दिखा देते हैं। ये सारी भंग की निशानी है। अच्छा, सुबह 1 बजे तक मार्केटें नहीं खुलती हैं, रात को 2:30 बजे तक दुकानें खोल के बैठे होते हैं। ये भंग नहीं तो और क्या है? सर इस पे आप रिसर्च करेंगे? सुना है कि बांदर नू भंग पिया दो तो बड़ियां आइटमां कर दो। देखिए गौरी साहब, पहली बात तो ये है कि भंग साइंस और टेक्नोलॉजी में नहीं आता। उसे जब लेके आए पटोसी मार के बाहर निकल जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हर काम हुकूमत पे ना छोड़ें। आपका बांदर है, आप खुद उसका ख्याल करें। क्योंकि कल कला को आपने फखर से कहना है कि हुण ते मेरा बांदर कॉलेज जान लग पे है। अच्छा सर, आपने अवाम को एक और खुशखबरी भी सुनाई है कि इस साल के एंड तक इलेक्ट्रिक बसें भी आ जाएंगी। देखें, बस कोई चलाएगा तो वो आ जाएगी। बस एक ऐसी चीज है कि उसको चला के लाएं तो वो आ जाती है। वैसे ये जो इलेक्ट्रिक बसों की मैंने बात की है, देखिए सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जा रही है। पेट्रोल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। वैसे भी देखें, जितनी देर तक आपके पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात हैं उतनी देर तक आपको पेट्रोल की सहूलत है। जरा से ताल्लुकात खराब होते हैं तो आपको पेट्रोल की तरफ से जान के लाले पड़ जाते। बिल्कुल। इसलिए मेरा ख्याल है जब तक हम इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की तरफ नहीं जाएंगे हम सुख ही नहीं रह सकते। और फिर जुनैद साहब, ये इलेक्ट्रिक बसों का बड़ा फायदा है, इसका टापा गर्म नहीं होता। आप इसके टापे पे भी 3-4 सवारियां बिठा सकते हैं। अभी जो पेट्रोल बस है उसके टापे पे तो सिर्फ ड्राइवर की फूफी का बेटा बैठता है। जिस सवारी ने टिकट ली हो वो नहीं बैठता, वो कहते हैं टापा गर्म है भाई जी, मैंने टिकट लिया। तो सिर्फ ऐसा सिस्टम लेके आए ना कि जो बंदा इलेक्ट्रिक बस में बगैर टिकट के बैठे, वो बैठे तो उसको करंट पड़े। ये तो पड़ेगा। देखिए, जब इलेक्ट्रिक बस है तो उसमें से करंट तो पड़ेगा। ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। और देखिए एक और बात, आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल बसें होती हैं सर्दियों में वो स्टार्ट खड़ी होती हैं लारी अड्डों पे और उसके सिलेंसर के ऊपर डिप्टी ड्राइवर हाथ सेक रहा होता है। ये इलेक्ट्रिक बस जो है इसके सिलेंसर में से धुआं नहीं निकलेगा, इसलिए कोई उधर बैठ के हाथ नहीं सेकेगा। तो वो सबको ऐसे ही करना पड़ेगा फिर। नहीं, जुनैद साहब उठ के ड्यूटी देंगे, सवारियां बिठाएंगे। ये डिप्टी ड्राइवर जो होता है वो काम चोर होता है, वो पीछे सिलेंसर पे हाथ सेकता रहता है। हाँ, पूरी लेनी है तो उठ के काम करो। तो साहब ऐसा तो नहीं कि सड़क पे पानी खड़ा उसमें से इलेक्ट्रिक बस गुजरे तो पता लगे सवारियां अर्थ हो गई हैं। भाई आप किस दौर की बात कर रहे हैं? अब आप देखें, जदीद दौर है, साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है और आपको ये समझना चाहिए कि अब साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के हाथ में, अल्लाह के फजल से। आप देखते हैं कि ये टेलीविजन के ऊपर आपको बनी हुई फिल्में नजर आती हैं। जी जी। उनके क्या कैमरे अर्थ हो जाते हैं। वो मछली के पीछे कैमरा लेके फिर रहे होते हैं, मछली बाजार जा रही है, मछली मेके से वापस आ रही है, मछली का खामद बीमार है, रोटी लेके अस्पताल जा रही है और आखिर में मछली फ्राई हो गई। जी, उसको अंडे से निकलने से कढ़ाई तक का सारा सफर दिखाते हैं। मेरा मतलब है वहां पे कौन सा कैमरा अर्थ हो जाता है। ये तो दौर फासिल देखे, उन्होंने सवाल किया है जुल्फी साहब ने, आपने बगैर जुगत किए सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया। नहीं, इसमें जुगत वाली कोई बात नहीं जुनैद साहब। जुल्फी को अर्थ का खतरा रहता है क्योंकि आप कभी भी अर्थ हुआ आई मीन फ्यूज बल्ब देखे ना जी, तो उसे हल्का सा हिलाएं तो आपको अंदर जुल्फी हिलता हुआ नजर फिलामेंट होता है उसका। इसलिए मेरा ख्याल है हर आदमी को हक हासिल है कि वो अपने रिजर्वेशंस का जरूर सवाल करे। इन बसों में वाईफाई भी होगा चौधरी साहब? यार तुम्हारा वाईफाई से क्या ताल्लुक है? ज्यादा से ज्यादा तुम तरबूज लेके बस पे चढ़ते हो। तुमने कौन सा इलेक्ट्रिक तरबूज खरीदने?
वाईफाई का वो सोचे जिसके पास मोबाइल वगैरह है। और फिर ये सवाल करना बनता ही नहीं है, क्योंकि अब कौन सा दौर जा रहा है। अब तो रक्षों में भी वाईफाई है जुनैद साहब, और हम तो ये बड़ी स्पेशल बसें मंगवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसें। लेकिन चौधरी साहब, पूरे मुल्क में बिजली पूरी नहीं हो रही, फैक्ट्रियों में बिजली आ नहीं रही, और आप इलेक्ट्रिक बसें चला रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये बस जो है ये आम बिजली वाले सोच में लगा के चलेगी? यानी जिन्नी तार है तुसी उन्नी दूर ही जा सकती है। और भाई ये इलेक्ट्रिक बसें जो होती हैं ये बैटरियों पे चलती हैं। आप में से किसी ने भी हाइब्रिड गाड़ी नहीं रखी हुई? लेकिन सर जी, इन बसों को चार्ज तो बिजली पे करना पड़ेगा ना। और भाई उसके बावजूद खर्चा बहुत कम है। हाँ ये तो है। देखदरा जिन्होंने गड्डियां रखी हैं, तू किसी को लिफ्ट लैके जाना है, लिफ्ट लैके आना है, तेनू की इन्ना गल्लां ना। और वैसे भी जो फवाद साहब बसें चलाएंगे वो भंग वाली बसें होंगी, इलेक्ट्रिक होंगी लेकिन भंग वाली होंगी, बिजली लेंगी। देखिए जुनैद साहब, मेरी एक इजाद को दूसरी में ना घुसेड़ दे। भंग की इजाद अलहदा है, ये इलेक्ट्रिक बसों की इजाद अलहदा है। और फिर मैंने बसें नहीं चलानी, बसें ड्राइवरों ने चलानी है। मैंने प्लान किया है, मैं अल्लाह के फजल से अपनी आवाम को ऐसा ऐसा प्लान दे रहा हूँ जिससे इनको सहूलतें मुयसर हो। वाह जी वाह। ऐसे चौधरी साहब, ਤੁਸੀਂ ट्रांसपोर्ट ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਆਓ, ਬਿਲकुल ही खर्चा घट हो जाएगा। क्यों जी जुनैद साहब, इस तरह के बंदे दूसरे की मदद करने जाए उनके साथ बर्तन भी चोरी कर देते। भाई साहब, ये एक शहर से दूसरे शहर तक बसें जानी है। अच्छा। मोडियां तो चुक के ले जाओ, ये दूजे शहर जाना है या जरा को पट्टी करान जाना है। अच्छा फवाद साहब, ये इलेक्ट्रिक बसें जो आप चलाने का इरादा रखते हैं, इनके लिए भी कोई अलग ट्रैक बनेगा? और नहीं जुनैद साहब, ऐसे ट्रैफिक च भजी फिरेगी, ये बस केड़ी पर्दा कर दी। यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। 70 से 80% जो ये ज़कात या खैरात है जी जी, वो हम गैर मुस्तहिक लोगों में देते हैं। आम तौर पे हम इसका कई मर्तबा जिक्र कर चुके हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स पे जो खड़े होने वाले पेशावर भिखारी हैं, हाँ जी। इन पर सबसे ज्यादा दया होता है। अच्छा भाईजान, आज वर्ल्ड चैरिटी डे मनाया जा रहा है, यानी आलमी यौम खैरात मनाया जा रहा है। मैंने भी ये थोड़ी देर पहले गोके से जिक्र किया है, कहता मंगाओ फिर कुछ कहानी। अरे गोगा किसी अस्पताल या किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं मांगता, ये मैदे के लिए मांगता। वारे वाह, वारे वाह। और मैदे को एक रिफाही इदारे का दर्जा दिया। यह है, हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। आदमी दिल का साफ होता है, ये मैदे का साफ है। इनके मैदे को जिगर कह रहा होता है, यार तेरी बहुत यार जुल्फी, तुम्हारे मुंह से मैदे का लफ्ज ही अच्छा निकला। पोटा का करो पोटा। और तू वध तो वध की खवाया होगा मैंने, सोच जरा। तो जुल्फी क्या करे, पैंट ऊंची करके अपनी टांग तेरे मुंह में घुसा दे। ये 10-12 कच्ची मुर्गियां निगल लेते हैं और उसके बाद इसके पेट में वो नजर आती हैं, घरेलू यूं चरखे घूम रहे हैं सारे। निगल लेता है, मुझे खूब मगरमच्छ पेंट कर रहे हैं। सर, आप बात कर रहे थे चैरिटी की। सर देखा, हम दो ही इस महफिल में सीरियस लोग हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, वर्ल्ड चैरिटी डे के हवाले से बात हो रही थी। हम अक्सर और बेशतर बड़े फख्र के साथ इस बात का जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया भर में उन चंद मुल्कों में होता है जहां पे सबसे ज्यादा खैरात की जाती है। बल्कि अगर जीडीपी की रेशो से देखा जाए तो पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 है। अगर जीडीपी की रेशो से देखा जाए कि पाकिस्तान अपनी कुल जीडीपी का 3% हिस्सा जो है वो खैरात करते हैं। ये दुनिया में नंबर 1 है। दुनिया भर में कमोबेश 700 अरब डॉलर की चैरिटी की जाती है। अच्छा जी, चैरिटी करने में भी नंबर 1 है और चैरिटी लेने में भी। जाहिर आपस में एक दूसरे से लेन देन करके तो यही देते हैं ना पाकिस्तानी, कोई अमेरिका जाके नहीं देते पैसे। हाँ, अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में की जाती है 600 अरब रुपया, कोई मामूली रकम नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 600 अरब रुपया खर्च किया जाता है गरीबों की फलाह बहबूद पे। फिर प्रॉब्लम कहां है? पाकिस्तान में शरह गुर्बत इतनी हाई क्यों है? एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर ये 600 अरब रुपए का में से 400 अरब रुपया भी
गुर्बत के खात्मे के लिए सही तौर पे खर्च हो जाए, हाँ जी। तो ये जो शरह गुर्बत है पाकिस्तान में, ये 1% रह जाए 19% की बजाय, तो फिर क्यों नहीं होता? उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानी 70% के लगभग जो खैरात है वो बराह रास्त अपनी दानिस्त में जिन लोगों को समझते हैं वो यानी किसी के हाथों में देते हैं, किसी शख्सी तौर पे, इंफरादी तौर पे। और ज्यादा अफसोस की बात यह है कि उनमें से भी कमो बेश 70 से 80% जो ये ज़कात या खैरात है, जी जी, वो हम गैर मुस्तहिक लोगों में देते हैं। आम तौर पे हम इसका कई मरतबा जिक्र कर चुके हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स पे जो खड़े होने वाले पेशावर भिखारी हाँ हैं, जी। इन पर सबसे ज्यादा खैरात का ज़िया होता है, खैरात ज़ाया कर दी जाती है। बिल्कुल। यानी एक एनजीओ की मुरतब करदा रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ कराची और लाहौर के चंद ऐसे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं जहां पे यौमिया 4 लाख रुपए की खैरात की जाती है। अब वो खैरात किस काम की जो आपने पेशावर भिखारियों को दी है, वो पेशावर भिखारियों को भी नहीं मिली, वो उसके पीछे बैठे हुए माफिया या ठेकेदार को मिली है। हाँ जी। काश हमारी कौम को और खास तौर पे हमारी बहनों को ये बात समझ आ जाए कि जब आपके अंदर वो रहम का जज्बा जागता है ना ट्रैफिक सिग्नल्स पे, वो आपको ये समझ आ जाए कि ये जो मांगने वाली है जिसने नशा और दवा पिला के बच्चे को सुलाया हुआ है, वो उसका बच्चा भी नहीं है, वो जख्म भी जख्म नहीं है, वो जख्मी टांग भी उसकी टांग नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। काश हमें ये पता चल जाए कि इसके पीछे एक माफिया बैठा हुआ है, ये जो 7-8 भिखारी हैं ये एक ही ठेकेदार की मलकियत है, ये रात को ठेकेदार इनको उठाता है, सुबह लाके यहाँ पे छोड़ देता है, खुद तूंद उसकी इतनी बड़ी हो गई है उस ठेकेदार की, उस माफिया की। काश हम लोगों को ये बात समझ आ जाए और हाथ है करके तकलीफ करके हकदार लोगों तक पहुंचाए। बल्कि इस बार जो इंटरनेशनल लेवल पे ये जो वर्ल्ड चैरिटी डे मनाया जा रहा है, हाँ, उसका मोटो भी यही है कि चैरिटी यानी खैरात हकदार लोगों तक, यानी उसका मत्ना नजर भी इस बार ये दिन मनाने का ये है कि खैरात जो है वो ठीक लोगों के हक तक पहुंचाए। अब एक और मसला आ गया, सिर्फ यहीं तक बात महदूद नहीं है कि हम गैर मुस्तहिक लोगों या पेशावर भिखारियों को खैरात देते हैं। एक बड़ी तादाद ऐसे इदारों की सामने आ गई है जो बिल्कुल 100% फ्रॉड है। ये कुछ अरसा पहले 2 या 3 साल पहले वफाकी जो वजारत दाखिला है, इन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की थी जिसके मुताबिक 40 से 45% पाकिस्तान में जो एनजीओज हैं जो खैरात कलेक्ट करती हैं, ये फ्रॉड है। कोई किसी तरह से फ्रॉड कर रहा है, कोई किसी तरह से फ्रॉड कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि हम लोगों को नजर आ जाना चाहिए कि मैं फलां इदारे को दे रहा हूं, उस इदारे को किसी दिन जाके विजिट ही कर लूं, उस इदारे को देख ही लूं। अगर कोई यतीमों के लिए काम कर रहा है तो उनका यतीम खाना जाके विजिट कर लूं, अगर किसी हॉस्पिटल को दे रहा हूं मैं ज़कात तो उस हॉस्पिटल को विजिट कर लूं, उनके अकाउंट्स देख लूं। फिर बाकी चीजों को भी हम देखें। कोई ऐसा कोई बन जाए अदारा या कोई ऐसी कोई बन जाए एसोसिएशन, इकट्ठे होकर 4 बंदे बना लें कि जो बेचारे बेकार लोग हैं, बेकार से मुराद मेरी के जो बेरोजगार लोग हैं, जो लोग उनको रोजगार का कोई ऐसा जरिया मुहैया कर दिया जाए। जो आपकी खैरात का मसरफ है ना जी, वो जब सही हो जाएगा तो फिर गुर्बत खत्म हो जाएगी। असल में तो हम दुआई के नाम पे, हम रोटी के नाम पे, भूख के नाम पे अरबों रुपए खा जाते। बुजुर्ग किसी का वो एक्सरे पकड़ के खड़े हैं या कोई डॉक्टर का नुस्खा पकड़ के खड़ा है, उस नुस्खे की हालत से पता चल रहा होता है कि ये को 3-4 साल पहले इसने ये लेमिनेशन कराई थी और वो मुस्तकिल वो ये लेके खड़ा है। कोई ज़हन में ये नहीं सोचता कि ये नुस्खा जितने साल पहले लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्या मुसलसल ये उसकी दवाई ही ली जा रही है या इतनी लंबी कोई दवाई होती है कोई बिल्कुल, या वाकई ये सही नुस्खा है भी वो पकड़ा के। असल में वो जो है ना जी कि जैसे हम 1-2 दफा पहले भी ये बात कर चुके हैं कि जिस तरह हम बिजनेस के लिए, अपने जाती बिजनेस के लिए तगोदाव करते हैं, भाजनस करते हैं, तरद्दुद करते हैं और सही बंदा ढूंढते हैं
बिजनेस के लिए, हाँ जी। ये खैरात जो है ये अल्लाह ताला के साथ बिजनेस है। हम उसके लिए तगोदौ नहीं करते, हम उसके लिए तरद्दुद नहीं करते। बिजनेस के लिए क्या यार, आप बाजार से 1 किलो सेब खरीदने जाते हैं तो आप 4 दुकानें फिरते हैं, बिल्कुल फिर जाके 1 किलो सेब लेते हैं। तो जहां पे खैरात करनी है, आपने ज़कात करनी है, वहां पे आप इतनी सी तकलीफ भी गवारा नहीं उसके करते लिए कि भी पता ही 4 कर ले। बंदे फिरे, और 4 बंदे जब आप फिरेंगे तो पंजमा तो फिर गोगा ही बैठा। सर मैंने बड़े बड़े फ्रॉड देखे हैं जो लोग बाहर से जो चैरिटी देते हैं पाकिस्तान में, कई लोग यहाँ से वीडियो बना के किसी गरीब बच्ची की शादी की या इस तरह जनाजे बहुत की ज्यादा है, वो बहुत बना के ज्यादा। भेज देते कि जनाब ये हमने सारा कुछ किया। और दूसरी बात ये है कि हमने सिर्फ ये 2 शोबे वाकईतन बहुत ज्यादा मुस्तहिक हैं, एक अद्वियात का और दूसरा भूखे को खाना खिलाने का। यकीनन ये बहुत ज्यादा यहाँ पे 2 चीजों के हवाले से बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होती है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में रोजाना 25 लाख लोग जो हैं वो फ्री खाना खाते हैं। ये नस्ट की 2017 की एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के 98% घरानों में किसी न किसी अंदाज में किसी न किसी सतह पे खैरात की जाती है। और जी जैसे मैंने ये नुस्खे की बात की है, डॉक्टर के नुस्खे की, इसी तरह आप देखें ना कि एक बंदा खड़ा हो का भूखा हूं या मैं 3 दिन का भूखा हूं, मुझे रोटी खिला दो। जी आप उसको 100 रुपया देते हैं, अब 100 रुपया में 2 बंदे रोटी खा लेते हैं। बिल्कुल सही। अगर पेट भरना है तो 2 बंदे रोटी खा लेते हैं, बहुत अच्छी। जी अगर वो 100 लेके आप अगर थोड़ी दूर जाके खड़े होके उसे देखें, वो शाम तक उधर ही होता है। उधर ही खड़े होते हैं, हाँ। वो हर बंदे से यही कह रहा होता है कि रोटी मैंने खा भूखा हूं। ली। शाम तक उसके रोटी के पैसे नहीं इकट्ठे होते। सच्ची गोगा जा रहे थे मोटरसाइकिल से ते अगे फकीर हैगा सी, फकीर कहंदा पैसे दे मैं रोटी खानी है। गोगा कहंदा इकट्ठे चलने हैं, मम्मी खानी है। हाँ, तो यार अपने साथ में उठा के खिलाना चाहता होगा ना, बेशक उसके पल्ले से। मोहब्बत तो देखे मेरी। अच्छा प्रॉब्लम पता है क्या है कि बाज फलाई इदारे शायद काम भी कर रहे हो। ये भी एक अजीबो गरीब ही है कि लोग जो चंद बेरोजगार हैं उन्होंने मिलके एक NGO बना ली है, हाँ जी। तो 15-20% वो काम भी करते होंगे, लेकिन जब आप जरा उनके अकाउंट्स को देखेंगे तो पता चलेगा कि जनाबे अली है तो वो ट्रस्ट है, लेकिन वहां पे वो खुद एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए हैं, अपनी तनख्वाहें जो है वो लाखों रुपए वसूल कर रहे हैं। तो फिर बाकी जो ज़कात की रकम है, जो खैरात की रकम है, वो कहाँ जानी है? सारा तो आप खुद खा गए। और उस NGO में या उस अदारे में अपने को खानदान के 56 को बंदे भी भर्ती रखे हुए हैं, किए। बड़े भरा को 7.5 लाख रुपया तनख्वाह जा रही है, निके भरा को 3.5 लाख जा रही है, खूबों की बेटी है उसे 2.5 लाख जा रही है, आपस ही वंड वुंड लेते हैं। अच्छा बर्मा भी बहुत ज्यादा खैरात करने वाले मुल्कों में उसका शुमार होता है। उन्होंने अपने शहर मंडाले में एक सिस्टम बनाया, उन्होंने कहा जितनी आप खैरात करना चाहते हैं उसका 50% जो है वो आप हुकूमती खजाने को दे दें, हुकूमती खजाने में जमा करा दें। उन्होंने उस साल के दौरान 2 बर्मा के सबसे बड़े खैराती अस्पताल कायम कर दिए। अरे वाह। नहीं तो इधर भी ये जो नुस्खे या एक्सरे वगैरह लेके खड़े होते हैं चौकों में, आप वो जब से खड़ा आज तक की उसकी टोटल रकम गिनोगे तो एक अस्पताल बन सकता है। यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तो आप कह रहे हैं ना तेल, मैं कोई कोल्हू वाला नहीं हूँ। हाँ। मेरे पास जो ऑयल है वो हेयर ऑयल है, हेयर। अच्छा जी, बालों को लंबा करता है। क्या मॉडर्नाइज गंजेपन किया को अपने बिजनेस को इसने। वाह वाह वाह, यानी शक्ल जो है वो छत पे सरिया बांधने वाली है और एक्शन और गुफ्तगू सुने आ रहे हो वाली। लेकिन दुनिया भर में गंजेपन के इलाज के लिए अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं और लिटरली इसमें से 80% से ज्यादा रकम फ्रॉड की नजर हो जाती है। आज हमारे हस्बे हाल के सलामती कटहरे में एक ऐसा शख्स खड़ा है अच्छा, जो आज तक गंजपन के इलाज के नाम पर करोड़ों रुपए ऐंठ चुका है। आइए बात करते हैं। नहीं तो वो करोड़ा रुपया है किथे, कोट तो लंडे का पहना हुआ इसने, गले में जंजीर बकरे वाली पहनी ना ना आया भी चिंची पे है, लेकिन इसलिए ये अपनी दौलत छुपाते हैं। टैक्स हुकाम से करोड़पति होने का बता दें, उन पे टैक्स लगता है। ये छुपाने के लिए सब कुछ करते हैं। ये तो प्रॉपर चैनल्स पे अपनी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करते। अच्छा। नहीं तो इसको टैक्स ना भी लगा तो किसी दिन करंट लग जाता। अच्छा जी, हम नजर लवा लिए बाबूजी, अपने आप में नजर लवा लिए। अच्छा पहली बात ये कि उर्दू में बात करें, ठीक है।
चलें मुझे उर्दू में बात ये बताएं कि ये गंजपन के इलाज के लिए आप तेल बेचते हैं, मेडिसिन बेचते हैं मुख्तलिफ नामों से, इसके लिए, इसको बेचने के लिए आपके पास कोई फार्मास्यूटिकल का लाइसेंस मौजूद है, रजिस्ट्रेशन मौजूद है, सर्टिफिकेट मौजूद है? यार आप फार्मास्यूटिकल का लाइसेंस कह रहे हैं, इसके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस नहीं होना। तो फिर ये कैसे लोगों की सेहत के साथ, लोगों की जेबों के साथ खेलता है? जो जो है तुम्हारे पास बताओ। ये तो बात बाद में करेंगे बाबूजी। ये जो आप कह रहे हैं ना तेल, मैं कोई कोल्लू वाला नहीं हूँ। हाँ? मेरे पास जो ऑयल है वो हेयर ऑयल है, हेयर। अच्छा, जी, बालों को लंबा करता है। क्या मॉडर्नाइज गंजेपन किया को अपने बिजनेस को इसने? वाह वाह वाह, यानी शक्ल जो है वो छत पे सरिया बांधने वाली है और एक्शन और गुफ्तगू सुनियारियों वाली। अरे मेरी बात सुनो, जी हाँ। ये जो कुछ भी तुम बेचते हो, वो तेल है, ये सो, इसकी कोई इफेक्टिविटी का सबूत है? इसके मौसर होने का तुम्हारे पास कोई सबूत है? जुनैद साहब, मैं कोई बसों में तेल बेचने वाला नहीं हूँ। मेरा सारा बिजनेस ऑनलाइन है। अच्छा। हाँ, मेरा सारा ऑयल ऑनलाइन जाता है। अच्छा। जी जी जी, इधर से ये डालता है ना कान में, तो इधर से ऑनलाइन दूसरे कान में पहुंच जाता है। ये लोग ये तो कान में लिया लगता है मेरे को। खुदा के वास्ते इसके अफराद में ना आ जाना। ये मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, भाजनैत कहीं इससे को तेल लेके सिर को लगा ना लेना। जेडे 45 को वाल रह गए ना, वो भी उड़ जाए। जुनैद साहब, इन लोगों को तो आती हैं बातें, मुझसे तो ऑर्डर पूरा नहीं होता। जो मुझे शीशियां मुहैया करता है ना, वो शीशियां पूरी कर ही नहीं सकता। हाँ जी, शीशियों से ही समझ जाओ कि ये कौन है। ये सुरमे की शीशियां बेचता था पहले। उसमें एक दिन पकड़ा गया, किसी का डेला खराब कर दिया। उसके बाद इसने लाइन चेंज की है और तेल बनाना शुरू किया। इधर मंगवाए कोई गंजेपन वाला बंदा। हाँ। मैं उसको अभी ऑयल लगाऊंगा, रातों रात जैसे बांस नहीं बढ़ता, ऐसे उसके बाल बढ़ जाएंगे। कैसी लच्छेदार गुफ्तगू करते हैं वो, बिफोर यूज, आफ्टर यूज, जाली तस्वीरें, जाली क्लेम, और लोगों को ये किस तरह अपने जाल में फंसा लेते हैं। मान से यानी बालों को बांस की तरह बांस की तरह। बंदा वही बांस काट के ना तो शुरू हो जाए। और तुम्हारे पास कोई एक सबूत है कि तुम्हारी दवाई से बाल उगाते हैं? ये मुंह बोलता सबूत है। ये देखें सामने कितने लंबे बाल हैं। झूठ बोल रहा है, मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ। ये किसी जाली दरबार का मलंग है। इसके सेहत से लग रहा है कि ये दरबारों का जर्दा खा खा के पला हुआ, और ये दरबारों के दीवियों का तेल सर को लगाता रहा। वहां का तेल बरकत वाला होता है, उससे इसके बाल बड़े हैं, इसके अपने तेल से नहीं बड़े। और भाई आप लोग तो कर रहे हैं बातें, वो भी टके टके की। आपकी हरकतें हैं टके टके की। आप मेरे ऑयल में निकाल रहे हैं नुक्स। आप लोगों को क्या पता इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटी डालता हूं मैं। हिमालय के पहाड़ों पे जाता हूं मैं, वहां से जड़ी बूटियां हासिल करता हूं और 6-6 माह उधर ही रहता हूं मैं। मारखोर इसकी मासी का बेटा है। किसी एक जड़ी बूटी का नाम बता दो। कोई एक जड़ी बूटी एक का बता दो ना। मैं अभी हाँ अभी नहीं, अगले महीने का टाइम रख लेते। सर जी अगले महीने मेरी छुट्टी है, हुणे कर लो जो इदा करना जी। और भाई अभी हो जाता है। अभी एक जड़ी बूटी का नाम बता दूं। बताओ। रीठे। रीठे रीठे कौन सी हिमालय की पहाड़ों से लाते हो? वो तो इधर से पंसारी से मिल जाते हैं। ओ भाई जी, ये रीठे उधर से रेड़ के आते हैं, इसीलिए इनको रीठे कहते हैं। फिर तो इनको रीढ़े कहना चाहिए, रीठे नहीं कहना चाहिए। यार तुम कितने बड़े फ्रॉडी हो, चेहरे से तुम फ्रॉड लग रहे हो। कौन फ्रॉडी है? तुम फ्रॉडी हो। मासूम आदमी को आप फ्रॉडी कह रहे हैं। ये देखें मुंह बोलता सबूत। और क्या तुम मुंह बोलता सबूत, हमारे पास क्या सबूत है? बाबूजी आप इधर ट्रैक्टर मंगवाएं, आपको अभी पता चल जाएगा मेरी मेडिसिन में और मेरे बालों में कितनी ताकत है। यार ये पहले सर्कस में काम करता था, उधर बालों से ट्रैक्टर बांध के खींचता था। एक दफा खींच के ले गया कार। सर्कस के मालिक ने इसको गिरफ्तार करा दिया। उस वक्त का निकला हुआ अब तेल का फ्रॉड कर। यार देखो, एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि अगर आपके सर से बाल गायब हो गए तो स्वाय हेयर ट्रांसप्लांट के उसका कोई इलाज है ही नहीं। बिल्कुल। तुम किस बुनियाद पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? भाईजान इसका सिर्फ एक ही हल है,
अभी इस पे पर्चा कटवाओ, ये सारा कुछ सही बात है। बिल्कुल सही है। बात तुम्हारी 16 अन्य दुरुस्त है, ऐसे लोगों के खिलाफ पर्चा ही होना चाहिए। और नहीं बाबूजी की कर दे पे पर्चा बिल्कुल, इसको गिरफ्तार करो अतीक। भाई बाबूजी देखो गल नहीं नहीं बाबूजी क्या मतलब, तुम्हारे खिलाफ पर्चा बनता है, केस बनता है सीधा। बाबूजी साडा कारोबार है, गल तो सुन लो। कौन सा कारोबार है एक मिनट, तुम्हारा? मेरी गल सुनो। पकड़ो इसको, गिरफ्तार छोटे छोटे बच्चे यकीन करो, साडा छोटे छोटे बच्चे हैं तो जिनके साथ फ्रॉड करते हो उनके नहीं छोटे छोटे बच्चे होते। आ ना अतीक पुत्र है ना करे, मेरा अगला प्रोजेक्ट रंग गोरा करने वाली क्रीम भी है। की करना पे और तीक जी मारो, जिस तरह का तेल बेचना उस तरह की क्रीम बनाएगा। और ठहर जो एक मिनट बाबूजी, मेरा रोजी का मसला है यार इसको जाके थाने उल्टा लटा के ना, तो बस मेरा सारा गंजापन नजर आ रहा है। ये देख ले, ये विग दिखा के ये अपनी दवाइयां बेचता था, देख। सरकार हम की करिए, फिर रोजी का मामला बिल भी उतो बड़े होंगे ने, तुहानू पता है। आज चलिए जी, छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। टोकरे के नीचे वो गंदम वगैरह भी फेंक लेते हैं। दाने बाजरा फेंक दिया। हाँ, वो खाने के लिए उधर घुसता था तो रस्सी रस्सी खींच से देते थे। वो सोटी खींचते थे, टोकरा नीचे गिरता था, वो पकड़ा गया। हाय। वो फिर ऊंची ऊंची परिंदा आवाजें मारता था, पाजुल्फी पाजुल्फी मैं पड़े आ गया हूँ। अच्छा जी, आजकल बारिशें काफी हुई हैं और बारिश के हवाले से डिस्कशन भी बड़ी होती है। हाँ जी। और एक बड़ी बात होती है कि जब बारिश हो ना तो जरा जो सौखे लोग हैं ना वो कहते हैं जी फटाफट पकौड़े बनवा लो। बिल्कुल। जी, हाँ। बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है, अच्छा हो पकौड़े रही है। बनवा लें। आजकल पकौड़े के अलावा कोई दूसरी बात नहीं होती, या ज्यादा से ज्यादा बच्चा पेज के समोसे भी मंगवा लेते। हाँ। मुझे याद आ रहा था कि पुराने वक्तों में और बहुत सी रवायात होती थी। अच्छा। हाँ हाँ, और नमकीन चीजें खाने की बजाय मीठी चीजें खाने का रवाज होता जी, था। जी। अच्छा। एक गुलगुले होते थे, गुलगुले जी। ये आटे के और वो अपना बेसन के। बेसन के और चीनी डाल के बनाए जाते थे। तेल में निकालते थे। हाँ, बड़े मजेदार होते थे वो गुलगुले, वो बनाए जाते थे गुलगुले। वो खाने का बारिश के दिनों में बड़ा मजा आता था। फिर गुड़ वाले चावल अक्सर बनाते थे खवातीन घरों में जब बारिश होती थी। अब तो गुड़ वाले चावल सिर्फ चौरी शुजात साहब के कारी बनते हैं। उस वक्त तो बारिश में हर घर में बनते थे। बिल्कुल। रवायती लोग होते थे, हाँ। बड़ा मजा आता था उसमें सौंफ सूंफ डाल के, तो गुड़ वाले चावल मेवा शेवा भी डाल लेते थे। जी, जी। बहुत मजा आता था। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार चीज मुझे याद आती है कि जब बारिश होती थी ना जी, तो तवे की या तंदूर की को ऐसे सुहा बच्चे के मुंह पे माल के ना, तो उसे भांडा पकड़ा के तो सारे पिंड में वो बच्चे मांगते थे। साथ बारिश की बोलियां डालते थे, कालियां ईंटां काले रोड भी बरसा दे जोर अब जोर। अच्छा, वो लोग भी जो है ना वो समझ जाते थे, वो कालक सी लगी हुई या मिट्टी लगी हुई मुंह पे, ये को मांगने वाले नहीं है, ये एक रस्म सी है। अच्छा। वो दे देते थे कुछ ना कुछ, पैसे पूहे इकट्ठे करके ना पिंड के नाई को दे देते थे, तो मीठी चीज पका इनकी और फिर हम बैठ के सारे खाएं। अच्छा। ये आधा पैसे इकट्ठे हो जाते तो घरों में भी बांट देते थे बच्चे। हाँ हाँ, इस तरह चीज को पकड़ के मारा था जो कह रहे थे कालियां ईंटां काले रोड। मेरे मुंह आगे कही जा रहे हैं कालियां ईंटां काले रोड। उधर जाओ तुम। वैसे भी कालियां ईंटां काले रोड है, तुम तो माशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा डार्क ब्राउन हो, चॉकलेट कलर। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी रवायत होती थी, जो बारिश फसलों के फायदे वाली होती थी ना, हाँ जी। मतलब फसलों को पानी की जरूरत है और उस दौरान बारिश हो गई है, तो उसमें लोग दलिया बना के एक दूसरे के घरों में बेचते, खुशी मनाते थे कि शुक्र है अल्लाह पाक का बारिश हो गई है। ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਆ ਮੰਗ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਾਂ ਵੇਖੋ ਲੈ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਵੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਣੀ। बड़ी खुशी मनाई जाती है कि बारिश हो गई या फसलों को फायदा होगा, चूंकि देहातों में रहने वाले लोगों की सारी जिंदगी का दारोमदार ही फसलों पे होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और होता था, जिस तरह ये दाने बुनने वाली पट्टियां नहीं होती, उस तरह वो कनक भी बुनते थे। जी बिल्कुल। पट्टियों से या घर में ही बुन लेते थे, फिर उसमें गुड़ मिक्स करके ना, गुड़ पीस के उसमें मिक्स करके वो भी खाते थे और बांटते भी थे। क्या मजेदार। ये भी एक खुशी की अलामत होती है।
अच्छा, एक और चीज बारिशों के दिनों में बहुत नजर आती थी गांव में और इस तरह महल्ले में। क्या सर? कि अपना चूंकि बारिश जब होती थी ना तो कीड़े मकोड़े भी निकल आते हैं, तो फिर परिंदे बहुत निकलते हैं तो कीड़े मकोड़े खाने के लिए, और अक्सर जमीन पे बैठे हुए चुगते हुए नजर आते हैं। हाँ। उस दौरान में पिंडों के जो लड़के होते थे ना शरारती, हाँ जी। वो टोकरा के नीचे वो सोटी लगा के ना तो परिंदे पकड़ के अक्सर भाई उसे कहते हैं भाई। हाँ, फाई लगा लेते थे वो टोकरे के नीचे ऐसे सोटी लगा के, सोटी के साथ रस्सी बांध के तो दूर अपने कमरे में बैठ जाते थे। अच्छा। वो चिड़िया या कोई और परिंदा चुगता चुगता वो कीड़े शीड़े खाता खूता वो टोकरे के नीचे घुसता था। हाँ। अच्छा, टोकरे के नीचे वो गंदम वगैरह भी फेंक लेते, बाजरा फेंक दिया। हाँ, वो खाने के लिए उधर घुसता था तो रस्सी खींच से देते थे। वो सोटी खींचते थे, टोकरा नीचे गिरता था, वो पकड़ा गया, हाय। वो फिर चींच परिंदा आवाज़ें मारता था, जुल्फी में पड़े आ गया जुल्फी बेचारा आपके टोकरे थले। अच्छा, एक और चीज बड़ी नजर आती जी बारिशों के दिनों में, खास तौर पे जी। जो बच्चियां होती थी ना वो बड़े टप्पे शप्पे गाती थी और इस तरह की गेमें खेलती थी जो घरों में बेटियां बहनें छोटी बच्चियां खेलती थी, वो शुरू हो जाती थी। मौसम खुशगवार होते ही बच्चों में वो बहुत ज्यादा नजर आता था कि भाई मौसम खुशगवार हो गया, गांव में रौनकें लग जाया करती थी। नाज़रीन, ये था आज का अस्बयाल और आज की छोटी सी बात, ये जो आपकी खुशी के लिए हार मान ले उससे आप सारी जिंदगी नहीं जीत सकते। वाह वाह। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।